गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे 300 सीई से लेकर 400 सीई यानी ईस्वी से 300 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के बीच हमारे पूर्वज या यूँ कहें कि दुनिया में उस समय क्या चल रहा था। सबसे पहले भारत के बारे में बात करें तो भारत में गुप्त साम्राज्य, जिसे गुप्ता डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त को गुप्ता डायनेस्टी का प्रथम राजा यानी कि फाउंडर फादर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये 300 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के 100 साल गुप्त डायनेस्टी के लिए गोल्डन एज जैसे थे। समुद्रगुप्त इसके बाद राजा बने, जिनका शासन लगभग 40 साल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जा सकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने बहुत ही ज़्यादा अपनी सीमाओं का विस्तार किया, यानी कि दूसरे राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। नेपोलियन बोनापार्टा की कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी। इटली का नेपोलियन बोनापार्टा, जो कि हाइट में बहुत छोटा था, लेकिन उसने यूरोप में वो तबाही मचाई थी कि उसने कई राज्यों को अपने देश की सीमा में मिला लिया। और नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर सिकंदर के बाद कोई दूसरा राजा ऐसा हुआ है जिसने अपनी ज़्यादातर लड़ाइयों को जीता है, उनमें से नेपोलियन बोनापार्टा एक हैं। और समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो सभी जीती। इसकी जानकारी आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक पत्थर लगा हुआ है, उसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियान यानी कि उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में जो भी लड़ाइयाँ जीती उसके बारे में बताया गया है। 300 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी में ज़ीरो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्यभट्ट, जो कि एक भारतीय मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही इस ज़ीरो की खोज की थी और उन्होंने ही प्लानेट, दूसरे ग्रह के बारे में
लिखा और लोगों को बताया कि इस दुनिया में सिर्फ हमारा ही ग्रह नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे ग्रह हैं। आर्यभट्ट को जीरो के इन्वेंशन या यूँ कहें कि इस्तेमाल को सिखाने का श्रेय दिया जाता है। आर्यभट्ट जीरो के फाउंडिंग फादर हैं, या यूँ कहें कि उन्होंने ही जीरो को दुनिया से मिलाया। अब हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की। 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच रोमन साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला तो कॉन्स्टेंटाइन एम्पायर और दूसरा कुस्तुनतुनिया के हिस्सा अलग कर दिया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल तो इतना परफेक्ट है। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज का इस्तांबुल या टर्की बोला जाता है, वहाँ पर तक रोमन साम्राज्य का विस्तार था। रोमन डायनेस्टी में ईसाई धर्म को अपना लिया है और ऐसा माना जाता है जैसे ही रोमन एम्पायर के राजाओं ने क्रिश्चियन रिलीजन को एक्वायर किया, यानी वो ईसाई बन गए, उसके बाद से ईसाई धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों, राजा जिस धर्म का पालन करता है, वहाँ की जनता, आम आदमी भी राजा के धर्म को पालन करने की कोशिश करता है। जैसा बौद्ध धर्म के बारे में अशोक के बौद्ध हो जाने के बाद जैसा प्रचार प्रसार हुआ, वैसा ही रोमन एम्पायर ने जब ईसाई धर्म को अपना लिया तो ईसाई धर्म का रोमन एम्पायर ने काफ़ी प्रचार प्रसार कराकर इस धर्म को अफ्रीकन कंट्रीज़, जहाँ की 300 से 400 ईस्वी के बीच कोई भी धर्म नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में 1000 ईस्वी तक धर्मों का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। 1000 ईस्वी के बाद इस्लाम और ईसाइयों ने अपने धर्म को अफ्रीकी देशों में बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से फैलाया और ऐसा माना जाता है कि आज भी अफ्रीका के देशों में सिर्फ 2 ही धर्म माने जाते हैं, ईसाई और इस्लाम। 300 से 400 ईस्वी के दौर को यहूदी और ईसाई धर्म, जो कि पूरे यूरोप में था, 2 ही धर्म थे। और भारत में जैन बौद्ध के साथ सनातन, जिसको कि हिंदू धर्म भी बोला जाता है, लोग इसका पालन करते थे। भारत में
वर्ण व्यवस्था अभी भी जारी है, लेकिन बौद्ध धर्म के आ जाने से ये वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर हुई है और अब लोग बौद्ध धर्म में समानता होने की वजह से ज़्यादा ही पालन करने लगे हैं। आज के 300 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के इतिहास को हमने जाना और सुना। अब हम कल सुनेंगे 400 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज भारत और पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। शुक्रिया।